चलिए बच्चे जुड़ जाइए जल्दी से आज के सेट में। और जैसा कि आपको बैनर भी लगा हुआ है, आज हम लोग सेट 4 का डिस्कशन करेंगे। और बिहार दरोगा मेंस का हम लोग लगातार सेट का डिस्कशन कर रहे थे, बीच में थोड़ी सी व्यवधान आ गई थी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, तो फिर से हाजिर है। मैं हाजिर हूं आप लोगों को साइंस में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप हल कर पाएं, इस दिशा में मैं लगातार प्रगतिशील रहता हूं और चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाएं साइंस का। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन पर क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन बच्चे। तो पहला क्वेश्चन एकदम इजी है, कह रहा है ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या होता है। तो बच्चे ल्यूकोप्लास्ट का कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के रूप में भोजन संचित करना। देखिए आपको पता होनी चाहिए कि पौधे में तीन प्रकार के प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। पहला आपको क्या पाया जाएगा बच्चे, तो क्रोमोप्लास्ट, यह कलर प्रदान करता है, पौधों को रंग प्रदान करता है। दूसरा आपको क्लोरोप्लास्ट, और यह क्या है, हरित लवक है बच्चे। यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का अवशोषण करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा आपको कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करता है और फोटोन एनर्जी को क्या करेगा, तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। एकदम ध्यान में रखिए। और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, इसमें कोई वर्णक नहीं पाया जाता है जिसके कारण यह क्या होगा, रंगहीन होता है। बच्चे जनरली ल्यूकोप्लास्ट मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं बच्चे। सबसे पहले देखिए स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को संचित करने वाला एमाइलोप्लास्ट। दूसरा वसा को स्टोर करने वाला क्या होगा, एलाइलोप्लास्ट बच्चे। और अंत में प्रोटीन को स्टोर करने वाला एलेरोप्लास्ट। तो ये तीन प्रकार के आपको ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं पौधे में, तो एकदम ध्यान में रखिएगा। अब देखिए तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर होगा बच्चे। कार्बोहाइड्रेट जो है ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, आपको पता होनी चाहिए शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। और ये कितना ऊर्जा देता है बेटा, तो ये जो है शरीर को ऊर्जा देता है। और आपको ये ध्यान में रखनी चाहिए कि ये लगभग 4.1 किलो कैलोरी प्रति ग्राम एनर्जी देता है, तो ये याद रखिएगा। वसा शरीर को बहुत अधिक परिमाण में ऊर्जा देता है। और प्रोटीन शरीर निर्माता होता है बच्चे। यहां देखिए फूलों को विविध रंग प्रदान करता है, मैंने बताया क्रोमोप्लास्ट। क्या बताया मैंने, क्रोमोप्लास्ट बताया। अब देखिए कोशिकाओं में परासरण द्रव बनाए रखने में कौन सहायता करता है, तो बच्चे आपको पता होनी चाहिए कि कोशिका द्रव यह कार्य करता है, कोशिका द्रव यह कार्य करता है। यानी आपका जो सेल के अंदर जो सेल साफ होता है वो ये काम करने का कार्य करता है, तो एकदम ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। यहां देखिए एथलीट फुट नामक रोग किस रोगाणु के कारण होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। बार बार मैं आपको बताता रहता हूं कि देखिए जब भी एथलीट फुट की बात करेंगे तो यह रोग मुख्य रूप से ट्राइकोफाइटोन नामक कवक के कारण होता है। ट्राइकोफाइटोन नामक कवक के कारण होता है बच्चे, एकदम ध्यान में रखिएगा। एथलीट फुट में क्या होता है, पैर मोटा हो जाता है बच्चे। और याद रखिएगा यह किसके कारण, तो ट्राइकोफाइटोन नामक कवक के कारण होता है। ट्राइकोफाइटोन नामक कवक के कारण यह रोग होता है बच्चे, याद रखिएगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, इसका कवक हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, कवक हो जाएगा। अब जरा थोड़ी सी ध्यान रखनी है आपको, बार बार यहां पर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे बच्चे, यहां देखिए प्रोटोजोआ के कारण कौन कौन सा रोग होता है। बहुत सारे रोग प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। जनरली आपको ध्यान में रखिए कि प्रोटोजोआ के कारण रोग पायरिया, मुंह में क्या होगा, पायरिया लग जाता है, जिसके कारण आपको मुंह से दुर्गंध आने लगता है। कालाजार, कालाजार भी प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है। मलेरिया आपको प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है। और बच्चे पेचिस, देखिए अमीबियासिस यानी पेचिस रोग हो जाता है, यह भी आपको प्रोटोजोआ के कारण होता है। जबकि आपको ध्यान में रखना है कि विषाणु के कारण भी बहुत सारे रोग मनुष्य में होते हैं, जैसे एचआईवी एड्स, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, ये सब जो है आपको विषाणु के कारण होता है रोग बच्चे। जबकि जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है, तो सिफिलिस होता है। सिफिलिस याद रखिए, जो मैं बीमारी बता रहा हूं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे होने के लिए बहुत सारे रोग होंगे बच्चे। टेटनस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। माइकोबैक्टीरियम क्लोस्ट्रोडियम टिटेनी होता है बच्चे। फिर देखिए आप टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, ये सब जो है जीवाणु के कारण होने वाले रोग है बच्चे, तो ये ध्यान में रखिएगा। जीवाणु की खोज किसने की, तो लेवेनहॉक ने किया था। जबकि विषाणु के बारे में सबसे पहले इवानोस्की ने बताया था बच्चे, टीएमबी वायरस की इन्होंने खोज की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है।
यहां देखिए सेलुलोज निम्न में से किसका उदाहरण है? बच्चे मैं बार बार बताता रहता हूं कि देखिए सेलुलोज जो है, सेल्यूलोज ये है क्या? तो बच्चे सेलुलोज जो है यह आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये पॉलीसेकेराइड है। क्या है? पॉलीसेकेराइड्स होता है। और यह किसका बना होता है बच्चे? तो ये बना होता है C6H, ठीक है, 10O5N का बना होता है, याद रखना बच्चे, ठीक है। यह मुख्य रूप से यह पॉलीसेकेराइड है। जबकि आपको मोनोसेकेराइड में क्या आएगा? तो ग्लूकोज, याद रखिए, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आएगा। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आता है। डाइसेकेराइड के अंतर्गत क्या आएगा बच्चे? तो ये माल्टोज, लैक्टोज ये सब डाइसेकेराइड के अंतर्गत आता है। माल्टोज, ठीक है, फिर बच्चे लैक्टोज, फिर देखिए आपको सुक्रोज। देखिए माल्टोज को हम क्या कहते हैं? तो मोटे अनाज की शर्करा, लैक्टोज को दुग्ध शर्करा, जबकि सैक्रोज, सुक्रोज को हम गन्ना शर्करा कहते हैं। तो ये याद रखने वाली बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। यहां देख लीजिए, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, ये देखिए नीचे दिए गए धातुओं में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि देखिए क्रियाशीलता श्रेणी के आधार पर सबसे क्रियाशील धातु कौन होगा? तो पोटेशियम होगा, एकदम याद रखिएगा, पोटेशियम सबसे क्रियाशील धातु है। जबकि आपको याद रखना है सोना जो है सबसे अक्रियाशील धातु, ठीक है, सर्वाधिक क्रियाशील धातु। सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन होगा? तो सर्वाधिक क्रियाशील धातु बेटा वो होगा पोटेशियम होगा, पोटेशियम होगा। जबकि सोना जो है आपको क्या होगा? तो सर्वाधिक, ठीक, अक्रियाशील धातु होगा, सर्वाधिक अक्रियाशील होता है, अक्रियाशील होता है बेटा। तो ये एकदम ध्यान में रखिएगा, क्रियाशील होता है, याद रखनी चाहिए आपको। अब देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, किस्म की? तो बच्चे के, ना, का, मग, ध्यान दीजिएगा, के, ना, का, मग, उसके बाद अल, जन, ठीक है, उसके बाद फे, उसके बाद पब, उसके बाद एच, उसके बाद कु, ठीक है, हज, अज, औ, हज, अज, औ, याद रखिएगा। ये सारे आपको आपके धातु की क्रियाशीलता की श्रेणी के आधार पर, ठीक है, धातुओं की श्रेणी है बच्चे। सबसे पहले खोजिए के, नहीं मिला बच्चे, पोटेशियम इस ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद खोजिए ना, नहीं मिला बेटा। उसके बाद खोजिए कैल्शियम, देखिए कैल्शियम मिल गया। तो कैल्शियम आपको सबसे अधिक क्रियाशील धातु होगा, याद रखना है बच्चे एकदम, ठीक है। क्या कि जो पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम ये सबसे क्रियाशील धातु होते हैं। और ये कौन से धातु है? तो क्षार धातु है। जबकि कैल्शियम जो है क्षारीय मृदा धातु होता है बेटा, जबकि मैग्नीशियम भी क्षारीय मृदा धातु होता है। एल्युमिनियम 13वें वर्ग का धातु है। जिंक जो है हाइग्रोस्कोपिक मेटल होता है, और यह क्या करेगा? तो वायुमंडल से आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ट्रिटिकल निम्न में से किस फसल की प्रजाति है बच्चे? बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार आपसे पूछेगा। देखिए ट्रिटिकल जो है यह गेहूं की एक विशेष प्रजाति है जिसका निर्माण आपको, ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? तो बच्चे आपको पता होनी चाहिए कि ये प्रथम, ठीक है, प्रथम आपको अनाज है, ठीक है, मानव निर्मित अनाज है, प्रथम मानव निर्मित अनाज है बच्चे। और ये ध्यान में रखना है कि यह राई एक वैरायटी होता है और गेहूं के संकरण द्वारा बनता है बच्चे। सबसे पहले बात आप जान लीजिए, मानव निर्मित प्रथम, ध्यान में रखिएगा, मानव निर्मित प्रथम अनाज, मानव निर्मित प्रथम अनाज कौन है? तो मानव निर्मित प्रथम अनाज है आपको ट्रिटिकल है। और ठीक है, यह किसके द्वारा बनता है? तो बच्चे मैंने बताया राई और गेहूं का क्रॉस करके इसका निर्माण किया जाता है। राई और गेहूं के क्रॉस के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। तो देखिए किसका हो गया? तो गेहूं का हो गया ट्रिटिकल। याद रखिए बच्चे, सोनालिका अर्जुन और राज 3077 कल्याण सोना, ये सब क्या है? तो बच्चे आपको ये सभी जो है आपको गेहूं के डिफरेंट वैरायटीज है बच्चे, याद रखना है आपको। ठीक है, आपको याद क्या रखना है? सोनालिका। याद रखिए बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है सोनालिका। ठीक है, सोनालिका किसका वैरायटी है? तो ये जो है गेहूं की वैरायटी है। ठीक है, सोनालिका किसकी वैरायटी है? तो गेहूं की वैरायटी। बार बार पूछेगा। मैकरोनी गेहूं बच्चे कम वर्षा वाले क्षेत्र में उगाए जाते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा। मैकरोनी गेहूं कम वर्षा वाले क्षेत्र में उगाए जाने वाली प्रजातियां हैं, जबकि गंगा 5, गंगा 11, डेक्कन 101 आदि किस्में मक्का की किस्में हैं। याद रखिए गंगा 5, बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि गंगा 5 किसकी किस्म है, गंगा 5 किसकी किस्म है? तो बच्चे गंगा 5 जो है वह, ठीक है, आपको मक्का की किस्म है, ध्यान में रखिएगा, मक्का की किस्म है, ये याद रखनी चाहिए। बार बार आपसे आएगा, क्वेश्चन पूछेगा। बताइएगा बोहिया तथा असामिका, याद रखिएगा बोहिया तथा असामिका ये चाय की विभिन्न किस्में हैं। बोहिया तथा, ठीक है, आपको अनामिका बोहिया याद रखिए बच्चे, बोहिया और अनामिका ये दोनों चाय की विभिन्न किस्में हैं। बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है विगत में। चलिए धान जो है यह ओराइजा सेटिवा है, ओराइजा सेटिवा है बच्चे। और
गेहूं का बोटनिकल नेम जो है ट्राइटिकम एस्टिबम होता है। तो ये सब ध्यान में आपको रखनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है मैग्नीशियम किसके साथ अभिक्रिया करके अपना हाइड्रोक्साइड बनाता है बच्चे। एकदम याद रखनी चाहिए आपको बच्चे कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम आपको कौन सा है, क्षारीय मृदा धातु है। क्षारीय मृदा, ध्यान में रखिए, क्षारीय मृदा धातु होता है बच्चे। और आपको पता होनी चाहिए कि आपका जो ऊपर से जो श्रेणी होता है वो तीव्र गति से अभिक्रिया करता है। किससे बच्चे? तो ठीक है, ठंडे पानी से अभिक्रिया करता है या किसी भी पानी से अभिक्रिया कर लेगा, यानी के ना का, याद रखिए बच्चे, के ना का ये क्या करेगा, तो आपको ठीक है किसी भी जल से अभिक्रिया करेगा, जनरली ठंडा जल से यह अभिक्रिया करेगा। लेकिन मैग्नीशियम की बात करें तो यह गर्म जल से अभिक्रिया करेगा, लेकिन इसके बाद गर्म जल से अभिक्रिया करेगा, लेकिन इसके बाद गर्म जल से अभिक्रिया करेगा। लेकिन इसके बाद की बात अगर करते हैं तो के ना का मग अल जन, ठीक है, उसके बाद फे पब, ये सब की बात करते हैं तो ये आपको जल्दी क्रियाशील नहीं होगा बच्चे। तो मैग्नीशियम गर्म पानी से आपको अभिक्रिया करेगा। देखिए एकदम याद रखिएगा, ऊपर से जो आपको क्रियाशीलता श्रेणी, धातु की जो क्रियाशीलता श्रेणी है उसमें के ना का, ठीक है बच्चे, के ना का ये ठंडे पानी से आसानी से अभिक्रिया कर लेता है। मग जो है यानी मैग्नीशियम जो है गर्म पानी से अभिक्रिया करता है, और नीचे आएंगे तो बड़ी क्लिष्टता से वह जल से अभिक्रिया करता है। ठीक है बच्चे, एल्युमिनियम, जिंक ये सब जो है जल्दी अभिक्रिया आपको जल से नहीं करेगा। तो ध्यान में रखनी चाहिए इन सब चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। प्रकृति में ब्रोमीन के दो समस्थानिक, ये देखिए दो समस्थानिक पाए जाते हैं बच्चे। सबसे पहले हम ब्रोमीन की बात करते हैं। ब्रोमीन जो है लाल भूरा, ठीक है, द्रव है बच्चे, एकमात्र द्रव अधातु है, द्रव अधातु है। एकमात्र द्रव अधातु कौन है? तो ब्रोमीन है। और इसका कलर कैसा होता है? तो लाल भूरा होता है, लाल भूरा रंग होता है, लाल भूरा रंग होता है। ब्रोमीन का कलर कैसा होगा? तो लाल भूरा रंग होता है बच्चे। तो याद रखनी चाहिए आपको इसको। अब देखिए हम क्या करते हैं, तो बच्चे कितना है? तो 79 है परमाणु संख्या, 79 गुना 49.7, 79 गुना 49.7, ये ध्यान में रखिएगा। इसका प्रतिशत मात्रा निकालना है बच्चे। प्लस आपको क्या है, तो आपका ठीक है ब्रोमीन है 81 गुना 50.3 है बच्चे, 50.3 है, 81 गुना 50.3% है। तो बच्चे क्या करेंगे, तो प्रतिशत हटाएंगे तो 79 गुना 497 अपॉन आपको ठीक है एक इसका जीरो कर लीजिए, पॉइंट का जीरो कर लीजिए, और दशमलव का और 100 कर लीजिए बच्चे, प्लस 81 गुना 500, 81 गुना 503 अब बटे 1000 हो गया बच्चे। अब क्या करेंगे, तो 1000 हो गया। अब क्या करेंगे, तो दोनों को गुना कर लेंगे और 1000 से भागा दे देंगे, तो आपको औसत परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा। लगभग ये 80.06 के आसपास आएगा, 80.06 यानी आपका 80 AMU के आसपास आएगा बच्चे। तो आंसर हो जाएगा 80 AMU, याद रखिएगा 80 AMU। तो ब्रोमीन क्या है, तो लाल भूरा द्रव है। जब भी इस तरह का प्रश्न आए बच्चे, ये ब्रोमीन के समस्थानिक है, ठीक है, ब्रोमीन के समस्थानिक है, परमाणु संख्या समान है और द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न भिन्न है, तो इसे ब्रोमीन के समस्थानिक कहे जाते हैं। क्या करना है आपको, तो 79 गुना 49.7%, ठीक है, और उसके बाद 81 गुना 50.3% और निकाल लीजिए दोनों का, ठीक है, वैल्यू निकाल करके जोड़ लीजिए, जितना आएगा वही आपको द्रव्यमान संख्या हो जाएगा, औसत परमाणु द्रव्यमान होगा। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए 1.4 ग्राम नाइट्रोजन में परमाणु की संख्या ज्ञात करें। अगर इस तरह का प्रश्न आता है बच्चे तो ये बड़ा आसान सवाल होता है। क्या कह रहा है, 1.4 ग्राम नाइट्रोजन में परमाणु की संख्या ज्ञात करनी है बेटा। तो यहां देखिए कैसे करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स बच्चे क्या करेंगे बच्चे, आपको पता है नाइट्रोजन मतलब N2, N2 मतलब कितना ग्राम, तो बच्चे 14 गुना 2 कर लीजिए, यानी 28 ग्राम, 28 ग्राम, 28 ग्राम, ठीक है, में हमको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। क्या करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ मोल्स, ये फॉर्मूला हम बना रहे हैं, गुना एवोगाद्रो नंबर, गुना आपको एक अणु में परमाणु, एक अणु में परमाणु, ध्यान दीजिएगा एक अणु में क्या करना है, परमाणु करना है। ये आपको फॉर्मूला मैंने फॉर्मुलेट कर दिया। अब देखिए क्या होता है बच्चे, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान गुना एवोगाद्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखिए एक अणु में कितना परमाणु है, तो एक अणु में 2 परमाणु है, तो 2 से गुना कर दीजिए इसको बच्चे। ये देखिए 1.4 जो कि दिया गया द्रव्यमान 1.4 है, देखिए यहां पर 1.4 दिया हुआ है, दिया गया द्रव्यमान 1.4 दिया हुआ है बच्चे। तो 1.4 गुना क्या कर दीजिए 28 कर दीजिए, गुना 6.022 इंटू 10⁻
23 गुना 2 कर दीजिए बेटा। अब देखिए क्या करेंगे, पॉइंट उड़ाएंगे, यहाँ 10 आ जाएगा, ठीक है। 14 दूनी 28, काट दीजिए इसको, ऊपर लेके जाइए, भागा देंगे 6.022 इंटू 10⁻22 आपको परमाणु आ गया बच्चे। क्या आ गया? परमाणु आ गया। तो ध्यान में रखिए कहाँ है 6.022 इंटू 10⁻22, तो ए नंबर ऑप्शन में है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ध्यान में रखनी चाहिए इन सब चीजों को। चलिए बहुत अच्छी बात है, लगातार जुड़िए आप लोग, और जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं बच्चे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। वस्तु से बड़ा, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है बच्चे? आभासी प्रतिबिंब आपको पता है, मैं बार बार बताता हूं कि देखिए उत्तल लेंस, ठीक है, फिर देखिए अवतल लेंस, फिर देखिए आपको समतल दर्पण, फिर देखिए आपको क्या करना है, तो बच्चे ये हो गया अवतल दर्पण, ध्यान दीजिएगा अवतल दर्पण, और ये हो गया कौन सा, तो बच्चे ये उत्तल दर्पण हो गया। ध्यान में रखिए क्या क्या मैंने कहा। सबसे पहले उत्तल दर्पण बच्चे, उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब बनेगा, हमेशा आभासी, लेकिन वस्तु से छोटा। ध्यान देखिए वस्तु से छोटा, वस्तु से आभासी प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, एकदम ध्यान में रखना है आपको। जबकि आपको अवतल दर्पण द्वारा, ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा हमेशा आपको क्या बनेगा, तो वास्तविक भी बनेगा और आभासी भी, ठीक है, वास्तविक और आभासी दोनों बनेगा। लेकिन वास्तविक बड़ा छोटा या, ठीक है, बड़ा छोटा या कुछ भी हो सकता है बच्चे, बड़ा छोटा बराबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ठीक है आपको आभासी जब भी होगा तो बच्चे ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु रहेगा तभी बनेगा, और ये वस्तु से बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? वस्तु से बड़ा बनता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, वस्तु से क्या बनेगा? बड़ा बनता है। जबकि उत्तल लेंस द्वारा बेटा क्या होगा, तो सेम चीज होगा, वास्तविक और आभासी दोनों बनेगा, और इसके द्वारा बना प्रतिबिंब जो है वह आभासी अगर बनता है तो वस्तु से बड़ा बनेगा। जबकि अवतल लेंस जो है, अवतल लेंस हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा और आभासी बनाएगा और वस्तु से छोटा बनाएगा। जबकि समतल दर्पण जो है वह क्या करेगा बच्चे, तो समतल दर्पण जो है यह भी आभासी प्रतिबिंब बनाएगा लेकिन वस्तु के बराबर बनाएगा, आभासी प्रतिबिंब बनाएगा लेकिन वस्तु के बराबर बनाएगा। तो बच्चे देख लीजिए उत्तल दर्पण में, ठीक है, उत्तल दर्पण में नहीं बच्चे आभासी प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से छोटा, अवतल दर्पण में ठीक है आभासी प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक भी बनेगा, लेकिन वास्तविक बनेगा बड़ा छोटा बराबर सब कुछ बन सकता है, लेकिन जब भी आभासी बनाएगा तो वस्तु से बड़ा बनाएगा। समतल दर्पण द्वारा हमेशा प्रतिबिंब जो है वो क्या बनेगा, तो वो बनेगा बच्चे, ठीक है, आभासी बनेगा लेकिन वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। अवतल लेंस द्वारा हमेशा ठीक है प्रतिबिंब आभासी बनेगा लेकिन वस्तु से छोटा बनेगा बेटा। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इस पर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पौधा का कौन ऊतक जल तथा खनिजों को पौधे की जड़ों से पौधे के वायवीय भागों में पहुंचाता? बच्चे मैं आपको बताता रहता हूं कि देखिए पौधा में दो प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, और एक उत्तक होता है आपको जटिल, क्या होगा, जटिल उत्तक होता है, जटिल। और इस जटिल उत्तक में आपको दो भाग होते हैं बच्चे, एक होता है जाइलम, जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम द्वारा जल का प्रवाह ठीक है पत्तियों तक होता है या वायवीय भागों तक होगा। फ्लोएम द्वारा बने हुए खाद्य पदार्थ का परिवहन पूरे पादप में होता है बच्चे। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका जाइलम हो जाएगा। क्या होगा, जाइलम हो जाएगा। ध्यान में रखना है बच्चे, जाइलम द्वारा पूरे पादप में आपको क्या होगा, तो खाद्य पदार्थों का संचरण होता रहता है बच्चे। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। यहां कह रहा कोलाइड में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है। मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि देखिए अगर हम विलयन की बात करते हैं बेटा, विलयन की बात करेंगे तो यह मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक विलयन। बच्चे वास्तविक विलयन में जो कण का आकार होगा वो हमेशा नैनो के फॉर्म में होगा, नैनोमीटर के फॉर्म में होगा बच्चे, नैनोमीटर। उसके बाद आ जाइए कोलाइड आ जाइए, ठीक है, कोलाइड आ जाइए। कोलाइड में जो कणों का आकार होगा, कोलाइड में जो कणों का आकार होता है वह हमेशा आपको कोलाइड में कणों का आकार जो होता है वो 10⁻⁷ से लेकर के 10⁻⁵ सेंटीमीटर के रेंज में होता है। उसके बाद आ जाए निलंबन। निलंबन में कणों का आकार जो होता है बेटा वो क्या होगा, तो वो हमेशा 10⁻⁵ सेंटीमीटर से लेकर के 10⁻³ सेंटीमीटर के रेंज में होता है। अब देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। कोलाइड के कण, बच्चे कोलाइड के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। कोलाइड के मुख्य रूप से दो भाग होंगे, पहला परिक्षिप्त माध्यम होता है, दूसरा परिक्षिप्त कण होता है। परिक्षिप्त माध्यम होता है, दूसरा परिक्षिप्त कण होता है। और ठीक है आपको पता होनी चाहिए बहुत सारे कोलाइड आपके जीवन में है जी बच्चे, जैसे दूध, दूध जो है वह पाया, जैसे रक्त आपको सोल कोलाइड है, कोहरा ठीक है आपका एरोसोल कोलाइड है, बादल ठीक है आपको एरोसोल कोलाइड है, धुआं एरोसोल कोलाइड है। बच्चे आप जेली खाते हैं, मक्खन खाते हैं, उसके बाद पनीर खाते हैं, ये सभी जेल कोलाइड होते हैं। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा 10⁻⁵ सेंटीमीटर से लेकर के 10⁻⁷ सेंटीमीटर। एकदम क्लियर रखिएगा कंसेप्ट बच्चे।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कह रहा है। नेक्स्ट देखिए, ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विघटन होने के कारण जल की अस्थायी कठोरता, ठीक है, जल की अस्थायी कठोरता क्या कह रहा है, पानी उबालने से दूर की जाती है। यह इसलिए है बच्चे, आपको पता होनी चाहिए, ध्यान दीजिए मेरी बात पर, आपको पता होनी चाहिए कि जब भी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करते हैं हम लोग, तो क्या होगा, तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपको टूट करके कैल्शियम कार्बोनेट और क्या देगा बच्चे, तो जल देगा। यानी यह उष्मा से क्या होगा, अपघटित होकर के कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप देता है, जिसके कारण जल आपको शुद्ध हो जाता है। तो यह ध्यान में रखनी चाहिए आपको। अब देखिए, जल की बात जब भी करते हैं बेटा, तो हम बताते रहते हैं कि देखिए जल पृथ्वी पर जो है, ठीक है, आपको कठोरता की बात अगर करेंगे तो दो प्रकार की कठोरता आपके जल में होती है बच्चे, याद रखिएगा। जब भी जल में कठोरता की बात करते हैं तो जल में घुला होगा क्या, या तो कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवण घुले होते हैं। और कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात अगर करेंगे तो याद रखिएगा बाइकार्बोनेट्स अगर घुला होगा, क्या घुला होगा, बाइकार्बोनेट्स घुला होगा, तो इसको अस्थायी कठोरता कहेंगे। अगर इसमें आपको क्लोराइड या सल्फाइड घुला होगा बेटा, क्लोराइड्स या सल्फाइड्स घुला होगा, तो ये क्या होगा, तो आपको अस्थायी कठोरता होता है, बोलते हैं अस्थायी कठोरता होता है। बाइकार्बोनेट्स घुला होगा तो अस्थायी किसका, बाइकार्बोनेट्स, तो बच्चे ठीक है, आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम के। अगर क्लोराइड्स या सल्फाइड्स घुला होगा बेटा, तो ये क्या होता है, तो आपको अस्थायी कठोरता होता है। तो ये ध्यान में रखनी है कि कठोरता मुख्य रूप से जल की कितने प्रकार की, दो प्रकार की। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले हों तो अस्थायी कठोरता, ठीक है, और कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फाइड घुले हों तो अस्थायी कठोरता होगा। और जल को अगर उबाल देंगे तो आपको अस्थायी कठोरता दूर हो जाएगी, और जल में अगर सोडियम कार्बोनेट डाल करके उबाल देंगे तो आपको अस्थायी कठोरता भी दूर हो जाती है बच्चे। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है 2 ओम 3 ओम 4 ओम के प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं बच्चे। तो आसान क्वेश्चन है। तो बच्चे जब भी श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, मैं बराबर आपको बताता रहता हूं कि देखिए जब भी श्रेणी क्रम में संयोजन होगा तो ये देखिए R1, ये देखिए R2 और ये देखिए R3। तो ठीक है, आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा बच्चे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहां क्या समान होता है, तो विद्युत धारा सब में समान होगा, लेकिन विभवांतर आपको भिन्न भिन्न होगा। तो बच्चे देख लीजिए क्या क्या हो गया। तो 2 अब प्लस क्या कर दीजिए 3 प्लस क्या कर दीजिए 4, यानी 4 3 7 2 9 ओम हो जाएगा, 9 ओम हो जाएगा। तो आंसर एकदम याद रखना है 9 ओम हो जाएगा। बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, 9 ओम हो जाएगा, यानी बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। उष्मा स्वयं किसी निम्न ताप की वस्तु से उच्च तापमान की वस्तु में प्रवाहित नहीं हो सकती। यह कथन किसका है बच्चे? आपको पता होगा कि बार बार ठीक है मैं आपको बताता रहता हूं कि देखिए उष्मा संचरण का जो सिद्धांत है वह आपको अलग अलग नियमों के द्वारा ठीक है आपको क्या किया गया है, तो परिभाषित किया गया है। जैसे अगर हम बात कर लें उष्मा गतिकी का शून्यमा नियम बच्चे, थर्मोडायनेमिक्स मतलब आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, शून्यमा नियम। तो ये शून्यमा नियम क्या कहता है, तो शून्यमा नियम कहता है बच्चे क्या कहेगा, तो यह कहता है ताप साम्यावस्था का नियम देता है। ताप साम्यावस्था यानी तापमान का यह परिभाषा देगा और तापमान साम्यावस्था के बारे में बताता है। तापमान साम्यावस्था थर्मल इक्विलिब्रियम कंसेप्ट देता है बच्चे, थर्मल इक्विलिब्रियम कंसेप्ट देगा कौन, तो शून्यमा नियम बच्चे। फिर देखिए पहला नियम जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है थर्मोडायनेमिक्स जो आपको है ये क्या करता है बच्चे, तो ये जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ये आपको कहता है कि किसी वस्तु को दी गई उष्मा के द्वारा क्या क्या कार्य हो रहा है, यानी कुछ उष्मा उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करेगा, कुछ जो है बाह्य कार्य करेगा, इसके बारे में हमको बताता है। जबकि उष्मा स्वयं किसी निम्न ठीक है ताप की वस्तु से उच्च ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं होता है, यह उष्मा गतिकी के द्वितीय नियम के द्वारा प्रूव किया जाता है बच्चे। क्यों? क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि उष्मा के प्रवाह के दिशा को बताने के लिए ठीक है आपका जो है कौन सा नियम प्रभावी है, तो उष्मा गतिकी का द्वितीय नियम प्रभावी होता है बच्चे। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको। कौन सा आंसर हो जाएगा, तो आपको ए नंबर आंसर हो जाएगा। संवेग संरक्षण के आधार पर आपको पता है, मैंने बार बार आपको बताया है, रॉकेट का उड़ना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, तैरना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, आपको ठीक है बंदूक से गोली का छोड़ना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर याद रखना है। जबकि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है। उष्मा गतिकी का प्रथम नियम से मैंने बताया कि उष्मा द्वारा क्या क्या कार्य किया जाता है, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो ये बातें याद रखनी चाहिए आप लोगों को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
सरसों के तेल का तीखापन किसके कारण होता है बच्चे? मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि देखिए, मूली में जो तीखापन होता है वो आइसोसाइनेट्स के कारण होता है। मूली में जो तीखापन होता है वो आइसोसाइनेट्स के कारण होता है। लहसुन में जो गंध होता है तो वह होता है एलिसीन के कारण होता है, एलिसीन के कारण होता है। मिर्च में चरपराहट जो होता है यानी तीखापन जो होगा वो कैसेप्सिन के कारण होता है। आलू का हरा रंग जो होता है वो सोलेनिन के कारण होता है। प्याज में लाल रंग जो होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। तो बच्चे, सरसों के तेल में जो तीखापन होगा वह एलील आइसोसाइनेट के कारण होगा। तो देख लीजिए, एलील आइसोसाइनेट कहां, आइसोथायोसाइनेट कहां पर है? तो ये देखिए आपको सी नंबर ऑप्शन में है। तो ध्यान में रखिएगा, बहुत सारी बातें मैंने यहां आपको बताई। प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन, याद रखिएगा बच्चे, प्याज का लाल रंग किसके कारण? तो एंथोसाइनिन। प्याज का लाल रंग ये किसके कारण होगा? तो एंथोसाइनिन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण होता है। जबकि आलू का हरा रंग किसके कारण? तो सोलेनिन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण होगा। ये बातें याद रखनी चाहिए आपको, बार बार यहां से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। एक ग्लास पट से गुजरने पर प्रकाश किरण पुंज पार्श्विक विस्थापन निम्न पर निर्भर करता है। बच्चे एकदम ध्यान में रखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ग्लास पट आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक ग्लास पट दिया हुआ है, और उस पर जब प्रकाश की किरण गिरेगी बच्चे, तो वह किस पर निर्भर करेगा? तो ध्यान में रखिएगा, यह निर्भर करता है आपतन कोण और ग्लास पट्टी की मोटाई दोनों पर। आपतन कोण और ग्लास पट्टी की मोटाई दोनों पर निर्भर करेगा बच्चे। और इसके लिए मैं बार बार एक फॉर्मूला भी देता हूं कि देखिए, जब ग्लास पर प्रकाश की किरण पड़ी तो उसको सीधे गमन करना चाहिए, नहीं गमन किया, वो कुछ एंगल से मुड़ गया, तो ये जितना एंगल हुआ वो डेल्टा हम शो करते हैं बच्चे। और यहां देखिए डेल्टा शो करते हैं। और आपको याद रखना है कि कितना पार्श्विक विस्थापन होगा, निर्गत किरण का पार्श्विक विस्थापन जो होता है बच्चे, डी बराबर होता है, क्या होगा? तो बच्चे यहां पर देखिए फॉर्मूला में लिख रहा हूं, टी यानी ये थिकनेस है किसका? आपको इस प्लेट का, यानी ग्लास के प्लेट का थिकनेस गुना साइन, ठीक है, डेल्टा, साइन डेल्टा, ध्यान दीजिएगा, साइन डेल्टा। अब बटे क्या होगा? तो बच्चे कॉस आर, यानी एंगल ऑफ, ठीक है, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, बटे कॉस आर बच्चे। तो ये याद रखनी चाहिए आप लोग को, बार बार इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं कि कितना डिफ्लेक्शन होगा, तो आप निकाल सकते हैं इसको आधार बना करके। तो याद रखिएगा इन सब चीजों को, बार बार इस तरह के प्रश्न आपको पूछेगा कि एक ग्लास पट से गुजरने पर प्रकाश किरण पुंज का पार्श्विक विस्थापन निम्न पर निर्भर करता है, तो आपतन कोण पर और ग्लास पट्टी की मोटाई दोनों पर निर्भर करेगा बेटा। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, आपको पता होगा अपवर्तन है क्या, व्हाट इज रिफ्रैक्शन। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होगा? आपको ठीक है अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाती है, या तो दूर भागेगी या निकट आएगी, यानी यह मुख्य रूप से अपवर्तन कहलाएगा। यानी प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने वास्तविक पथ से विचलित होना ही अपवर्तन कहलाता है। तो याद रखना है बच्चे। यहां देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। बॉस प्रक्रम में हाइड्रोजन बनती है बच्चे, बॉस प्रक्रम ये क्या होता है? तो बॉस प्रक्रम जो है, ठीक है, भाप अंगार गैस के निर्माण की प्रक्रिया है। और जब भी भाप अंगार गैस की बात करते हैं बच्चे, तो भाप है, तो भाप अंगार गैस तो CO+H2 होता है, CO+H2 होता है, याद रखिएगा बच्चे। आंसर हो जाएगा आपको, ठीक है, सी नंबर। प्राकृतिक गैस क्या होता है? तो प्राकृतिक गैस जनरली मिथेन और इथेन का मिश्रण होता है, मिथेन और, ठीक है, इथेन का, और कुछ इसमें अन्य भी हाइड्रोकार्बन उपस्थित रहते हैं, ये इसका मिश्रण होता है बेटा। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रक्रम के लिए किसकी आवश्यकता होती है बच्चे? तो याद रखिए, मैं बार बार आपको बताता हूं कि देखिए सूर्य में जो नाभिकीय संलयन होता है उसके बारे में सबसे पहले हैंस बेथे ने बताया था। किसने बताया था? हैंस बेथे ने। और इनके अनुसार, हैंस बेथे ने बताया था बच्चे, और इनके अनुसार, ठीक है, आपको क्या होगा? तो ड्यूटेरियम अणु जो है आपको क्या करेगा? दूसरे ड्यूटेरियम अणु से उच्च ताप, बच्चे इसके लिए बहुत अधिक टेम्परेचर चाहिए, उच्च ताप, और बहुत अधिक दाब भी चाहिए, क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। जैसे ही ताप बढ़ेगा तो आपको दाब का मान उच्च ताप और उच्च दाब हो जाएगा बच्चे। तो ये उच्च दाब हो जाएगा, यानी अति उच्च ताप और अति उच्च दाब पर ही नाभिकीय संलयन होता है। इसलिए, ठीक है, आपको नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है, ताप नाभिकीय अभिक्रिया कहा जाएगा। ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा बेटा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहां देख लीजिए, निम्न में किस ग्लैंड को ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इस पर आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसे, ठीक है, आपको कौन सा कहते हैं बच्चे? तो एड्रिनल ग्लैंड। बच्चे आपको पता होगा कि इसे 3F, ठीक है, 3F, ठीक है, 3F हार्मोन यहां से सेक्रेट होता है, जिसको एड्रिनलिन कहा जाता है बच्चे, एड्रिनलिन कहा जाता है। क्यों बच्चे? क्योंकि आपको पता है फियर होगा, डर होगा, तो अपने आप यह निकलेगा, फियर
और फाइट करेगा ये और अंत में फ्लाइट हो जाएगा, तो बच्चे उड़ जाएगा वाष्पशील पदार्थ की तरह। पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि क्या होता है बेटा, तो यह जो है आपको मास्टर ग्लैंड है। कौन सा ग्लैंड है? मास्टर ग्लैंड है। मास्टर ग्लैंड होता है बच्चे, मास्टर ग्लैंड होता है। और आपके शरीर में सभी, ठीक है, जितने भी हार्मोन का सेक्रेशन होता है वो इसी के द्वारा होता है, और यह आपके शरीर का समन्वयन पूर्णतः करता है बच्चे। लेकिन मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, तो हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। जबकि थायराइड ये सबसे बड़ी, ठीक है, आपको अंतःस्रावी ग्रंथि है। पेनक्रियाज ये आपको क्या करता है बच्चे, तो ये आपको मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है। यहां से एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलता है। एंजाइम अगर बात करें तो यहां से ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लैपेज निकलता है। हार्मोन की बात करें तो यहां से आपको तो ग्लूकागॉन अल्फा सेल से, ठीक है, आपको बीटा सेल से क्या निकलेगा, तो इंसुलिन निकलेगा, और गामा सेल से सोमेटोस्टेटिन बाहर निकलता है। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको। यहां देखिए, एक उत्तल लेंस को कांच के अपवर्तनांक के बराबर अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाता है, ठीक है, तो यह व्यवहार करेगा कांच के अपवर्तन। बच्चे जब भी ध्यान दीजिए मेरी बात को, जब भी किसी, ठीक है, आपको किसी लेंस को अगर हम किसी लिक्विड में, ये देखिए लेंस है के बराबर अपवर्तनांक वाले, ठीक है, द्रव में, बच्चे लिक्विड में अगर डुबोए, दोनों का अपवर्तनांक बराबर हो तो क्या हो जाएगा, तो ये समतल दिखेगा, समतल दिखेगा, अदृश्य हो जाएगा। समतल या अदृश्य हो जाता है, कभी कभी अदृश्य भी पूछेगा, दिखेगा ही नहीं बच्चे, ठीक है, अगर बराबर होगा। अगर लेंस का अपवर्तनांक, ध्यान दीजिएगा, लेंस का अपवर्तनांक अगर द्रव के अपवर्तनांक से अधिक होगा, लिक्विड का अपवर्तनांक से अधिक होगा, तो आपको होगा प्रकृति आपको चेंज नहीं होगा, प्रकृति अप्रभावित रहेगा। उत्तल है तो उत्तल ही रहेगा, अवतल है तो, ठीक है, अप्रभावित होता है, ठीक है, आपको उत्तल है तो उत्तल ही भांति काम करेगा। लेकिन यदि लेंस का अपवर्तनांक, ध्यान दीजिएगा, यह कम होता है आपको द्रव के अपवर्तनांक से, तो क्या होगा, आपको प्रकृति बदल जाएगी बच्चे। यानी उत्तल है तो यह व्यवहार करेगा अवतल की भांति, और अवतल है तो यह व्यवहार करेगा किसकी भांति बच्चे, तो उत्तल की भांति। तो बच्चे समतल कांच की तरह व्यवहार करने लगेगा अगर दोनों का, ठीक है, अपवर्तनांक बराबर हो जाता है। तो याद रखना है आपको, बार बार इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर के एक मेनू में किसकी लिस्ट होती है बच्चे? जब भी कंप्यूटर की बात करते हैं बच्चे, तो कंप्यूटर का, ठीक है, जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। और कंप्यूटर के मेनू में कमांड्स की लिस्ट होती है बच्चे। किसकी लिस्ट होगी? कमांड्स की लिस्ट होगी। डेटा, आपको पता है कि डेटा क्या होता है, तो बच्चे जितने भी, ठीक है, जितने भी आपके, ठीक है, रॉ मटेरियल्स होते हैं सबको डाटा कहा जाता है। और ठीक है, आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो क्या करेगा, प्रोसेसिंग के द्वारा डाटा से इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा, कमांड्स होगा बच्चे। आगे बढ़ रहे हैं, यहां देख लीजिए एक ये खत्म हो गया बेटा। मैं बार बार आपसे बता रहा हूं कि देखिए, आपको लगातार मेरे साथ जुड़े रहना चाहिए, आपके टिल एग्जाम तक जुड़िए जुड़िए जुड़िए। और ठीक है, जितना ज़्यादा आप मेरे से मेहनत करवा सकते हैं करवाइए, आपकी सफलता ही पूरी पब्लिकेशन की और मेरा उद्देश्य है बच्चे। तो लगातार मैं आपसे जुड़ा हुआ रहता हूं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।